अकाडियन, मायन, मेसावर्दे और टैंग, ये सब ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो एक एक करके कोलैप्स हो गए क्योंकि इनके पास पानी ही नहीं बचा था। लगातार सूखा पड़ने से ये सारी सिविलाइजेशंस एक एक करके खत्म हो गई। Are you familiar with the saying, water, water everywhere, nor any drop to drink? But for the residents in a city in North America, it is water, water nowhere, and not a drop to drink. कुछ एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स का ये कहना है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ किसी जमीन या पावर सुप्रीमेसी की वजह से नहीं, पानी की वजह से होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि पानी की वजह से और पानी के लिए बहुत सी लड़ाइयां अभी भी चल रही हैं और पहले भी हो चुकी हैं। जैसे आज के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई है ब्रह्मपुत्र के लिए, नाइल रिवर के लिए इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई है इंडस रिवर के लिए। वैसे ही आज से 4000 साल पहले सुमेर में भी पानी के लिए लड़ाई शुरू हुई जो कि कई सेंचुरीज तक चली। चाहे पानी के लिए नाइजीरिया के 2 ट्राइब्स लड़ रहे हो या इथियोपिया में कोई साइबर अटैक करके वाटर सिस्टम कंट्रोल कर ले अपनी डिमांड मनवाने के लिए, यूक्रेन, रशिया और इजराइल पैलेस्टीन जैसे वॉर में वाटर का वेपनाइजेशन हो। आज हम उसी सिचुएशन में हैं जहां एक टाइम पे वो सारी सिविलाइजेशंस इन सिचुएशन को झेल रही थी और आज उन सिविलाइजेशंस का नामो निशान नहीं है। जो पानी की इंपॉर्टेंस 10,000 साल पहले थी आज उससे कई ज्यादा है। सिचुएशन इतनी सीरियस है कि यूरोप के कुछ देश ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि वो ग्लेशियर्स को खींच के ला सके अपने सिटीज के करीब, जिससे उनकी फ्रेश वाटर की डिमांड पूरी हो सके। कुछ कंपनीज ने तो इस पे पेटेंट भी ले लिया है। लगातार पॉपुलेशन और वाटर पोल्यूशन बढ़ने से और वाटर रिसोर्सेज के डिप्लीट होने से वाटर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से हम वाटर स्ट्रेस से वाटर क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट में ये क्लियरली वार्न किया है कि 2040 के बाद हर 4 में से 1 बच्चा वाटर क्राइसिस झेलेगा, यानी आने वाले पॉपुलेशन का 25% वाटर क्राइसिस से अफेक्ट होगा। कुछ एक्सपर्ट्स इस नंबर को 33% तक मानते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस लेवल अलग अलग कंट्रीज में क्या है। अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट और अनफॉर्चुनेटली भारत में भी वाटर स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीमली हाई है। अब ये वाटर स्ट्रेस है क्या? जब किसी एरिया में एक व्यक्ति पर एक साल में 17 लाख लीटर से कम पानी अवेलेबल हो तो उस एरिया को वाटर स्ट्रेस्ड एरिया मान लिया जाता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको समझ आएगा कि भारत की सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। जहां 1947 में पर पर्सन अवेलेबल वाटर 60 लाख लीटर थी, वहीं 2025 तक ये डेटा 13 लाख लीटर तक आ गया और 2027 में ये डेटा 1 लाख लीटर तक भी आ जाएगा। ये डेटा शो करता है कि कैसे हम वाटर सरप्लस से वाटर स्ट्रेस्ड हुए और फाइनली हम वाटर क्राइसिस की ओर बढ़ गए हैं। भारत में वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन रहती है और वहीं सिर्फ 4% वाटर रिसोर्स वर्ल्ड का भारत के पास है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में भारत में वाटर क्राइसिस किस लेवल पे होने वाली है। अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो सिर्फ 3% पानी हमारे यूज के लायक और उस 3% में से भी 2/3 पोर्शन ग्लेशियर्स के फॉर्म में है जो कि इनएक्सेसिबल है और बचा 1/3 पोर्शन जो रिवर्स और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है जो धीरे धीरे डिप्लीट ही होते जा रहे हैं। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में पानी के कितने सोर्सेज हैं जिससे पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो सके। पहले आते हैं ग्राउंड वाटर पे। भारत में ग्राउंड वाटर लेवल्स ऑल टाइम लो हैं। इस मैप में आप ये देख सकते हैं कि कैसे भारत के अलग अलग स्टेट सफर कर रहे हैं लो ग्राउंड वाटर लेवल से। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 20 सालों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिल्ली के पास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश से भी कम है, लेकिन दिल्ली में एक व्यक्ति अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पानी यूज करता है। अब आते हैं नॉर्थ इंडिया के रिवर्स। जो नॉर्थ इंडिया के रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस, वो ज्यादातर हिमालयन रिवर्स। उनका सोर्स ग्लेशियर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते जा रहे हैं। सारा पानी बे ऑफ बंगाल में बह जाता है। कोई ऐसी अरेंजमेंट ही नहीं है कि जो पानी बह के आ रहा है उसको कंजर्व किया जाए, उसको बचाया जाए। अब तीसरे सोर्स पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, मानसून। अगर मानसून गड़बड़ हो जाता है तो देश की इकोनॉमी ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि देश की 2/3 एग्रीकल्चर मानसून पे ही डिपेंडेंट है। अगर बारिश ना हो तो उनको पानी ही नहीं मिलता खेत में इरिगेशन करने के लिए। अगर फूड की डिमांड और सप्लाई में गैप आ गया, यानी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गया, तो जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन में लगने वाला था, अब वो पैसा अनाज और सब्जियां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में लगेगा, जैसे हर साल प्याज और टमाटर के साथ होता है। और दूसरी तरफ कम बारिश होने से जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वो धीरे धीरे सूखती ही जा रही हैं। इन तीनों फैक्टर्स को मिला दे तो इतना पानी वेस्ट हो जाता है। अगर उतना पानी कंजर्व हुआ होता, बचाया गया होता, तो वाटर सरप्लस से वाटर
डेफिसिट वाले इलाकों में पानी भेजा जा सकता था और भारत के किसी भी कोने में वाटर क्राइसिस ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है विभू उपाध्याय नीट टॉपर। नीट टॉप करने से ज्यादा इनकी चर्चा इसलिए हुई कि ये रोजाना गंगा आरती में जाके भाग लेते थे। लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा शेयर किया और प्राउड फील किया अपने कल्चर और ट्रेडिशन पे। तो उनके कल्चर और ट्रेडिशन में पानी और रिवर को भी भगवान के जैसा माना जाता है। ये रियलिटी भी है, लेकिन एक और रियलिटी है। एक तरफ जहाँ हम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरयू, गोदावरी की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ कई जगहों पे इन नदियों का हाल नाले से कम नहीं है। छठ पूजा हो या गंगा स्नान, इन्हीं नाले जैसी दिखने वाली नदियों में हम जाते हैं और डुबकी लगा के आ जाते हैं। तब क्या करूं, तब नहीं साफ कराएंगे, नहीं साफ सुथरा होगा तो मजबूरी तो करने पड़ता है ना। क्या करेंगे, सरकार करे नहीं रहे कोशिश, तो हम लोग क्या करेंगे, मजबूरी में नहाने आए हैं। हम लोग को त्योहार है, कैसे इस गंदगी में हाथ उठाने आएंगे। उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता, नदियों को और गंदा करके और उनको उसी हाल में छोड़ के हम लोग आ जाते हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो और किसी पे नहीं, हम पे ही पड़ता है। दिल्ली के लोग कहाँ से पानी पीते हैं? इस यमुना नदी से। Composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और उसमें यमुना जी का स्नान करने से तो जब लोग जाते ही नहीं हैं। Cleaning is very important. ये जो हमारा डबल कैरेक्टर है, ये हमारी लीडरशिप में भी दिखाई पड़ता है। जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो डुबकियों के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। जब हम ही लोग ऐसे हैं तो लीडरशिप को दोष देने से क्या फायदा? पानी जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, उसकी ये हालत और हम सभी लोगों की चुप्पी, इसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेट्रो सिटीज और शहरों में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि वाटर क्राइसिस का उन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। कोविड के टाइम पे जहाँ ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही थी, सबसे पहले सिटीज ही कोलैप्स हुई थी। India's IT capital parched. Taps go dry in Garden City, Bengaluru. All in all, I would say the situation is from the decade of staying here, it's the worst that we have seen. 3 weeks back, and still we are not able to get a full source of water, I would say. So we get like 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. गांव वाले तो कहीं ना कहीं से पानी का अरेंजमेंट कर लेंगे, शहर वाले कहाँ जाएंगे? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सब इनडायरेक्टली एक ही बात कर रहे हैं, वेक अप एंड टेक एक्शन लेस्ट इट बी टू लेट। जहाँ हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोग पानी का अंधाधुंध अनफेयर यूज कर रहे हैं। अगर हम अभी नहीं संभले तो बाद में संभलने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इलेक्शंस आ रहे हैं और हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बात जरूर पहुंचाएं। अगर थेम्स नदी का रूप बदल सकता है तो गंगा और यमुना का कायाकल्प क्यों नहीं हो सकता? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी में लगातार जल क्यों नहीं बह सकता? ये सवाल हमें अपने आप से और अपने लीडर से पूछना चाहिए और उनको मजबूर करना चाहिए इस डायरेक्शन में काम करने के लिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।